हेलो एवरीवन। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। मैं सुदर्शन गुर्जर, अनअकैडमी पर टॉप एजुकेटर। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सेशन लेकर आया हूँ, क्योंकि आज हम लोगों के साथ हैं दीपंकर चौधरी जी, जिन्होंने इस साल यूपीएससी 2019 में ऑल इंडिया रैंक 42 हासिल की है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आप लोगों ने, ऑल इंडिया रैंक 42। मतलब लोग जहाँ सपने देखते हैं और उस सपने को साकार किया है, अपने सामने जो एक एग्जाम्पल बैठे हैं दीपंकर जी, स्वागत करता हूं मैं। हेलो सर। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन। चलिए, तो आज का हम लोग का एक सेशन बस ये रखा हुआ है, मतलब बेसिक अनअकैडमी की ओर से, कि सर की जर्नी किस तरह से रही है, क्या क्या सर ने जो है चीज़ों को फेस किया है, कैसे चीज़ें जो है मतलब पढ़ते पढ़ते क्या क्या इन्होंने अपना अचीवमेंट किया है। और सबसे बड़ी बात, ऑलरेडी सर जो हैं आईपीएस हैं केरला में इस समय, और ये इन लोगों का मतलब सेकंड टाइम इन्होंने जब ये अटेम्प्ट दिया है अपना, तो ये रैंक 42 लेकर आए हैं एज आईएएस सब। तो बस अब हम लोग जल्दी से शुरुआत करने वाले हैं, थोड़ी सी जर्नी को समझेंगे ताकि हम लोग लर्निंग ले सकें, लर्नर्स लर्निंग ले सकें, क्या क्या और कमियां हैं हमारी या हमारी प्रिपरेशन में, उनको हम लोग दूर कर पाएंगे। तो सर, सबसे पहले आप लोग से जो है एक बेसिक क्वेश्चन, हालांकि ये बहुत कॉमनली सब पूछते हैं लेकिन अब जरूरी भी है पूछना, क्योंकि लर्नर्स के लिए तो अभी जो है बहुत बेसिक चीज है ये, कि कैसा लग रहा है सबसे पहले तो आपको इस रैंक पर आने में। अच्छा लग रहा है, एक्साइटमेंट है, सरप्राइज भी है। यूपीएससी का एग्जाम देते वक्त आप कभी सोचते नहीं है कि इतनी रैंक आएगी या ऐसा आएगा या वो सर्विस मिलेगी। तो एक सरप्राइज एलिमेंट रहता है आपके पास। अ, थोड़ा मैं बोलूंगा कि फियर कम है, क्योंकि मैं थोड़ा सिक्योर था अपने करियर में। लास्ट ईयर जब मैं रिजल्ट देख रहा था, जब मैं आईपीएस बनना था, तो उस समय फियर ज्यादा था कि क्या पता होगा नहीं होगा। इस बार मैं थोड़ा रिलैक्स था उस मामले में, बट सरप्राइज और एक्साइटमेंट तो उतनी ही है जितनी पिछली बार थी। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। बट एक बात तो ये निश्चित मैं मानूंगा कि प्रिपरेशन जर्नी तो बहुत ही मतलब अलग अलग पैटर्न्स पे गुजरी होगी, जिससे हम लोग आज लर्निंग ले ही सकते हैं। तो एक थोड़ी सी बात हम करने वाले हैं कि किस तरह से आपने स्ट्रैटेजी को समझा, मतलब कि ये एग्जाम क्या मांगता है। बहुत लर्नर बहुत डाउट में रहते हैं प्रिपरेशन करते समय, क्योंकि मैं जब क्लासेस लेता हूँ तो बेसिक चीजें हमेशा आती हैं, मतलब या डिमोटिवेट से हो जाते हैं वो। तो आप लर्नर्स को क्या एक बेसिक छोटा सा एक शॉर्ट पैटर्न बताएंगे कि जिससे बिल्कुल शॉर्ट पैटर्न पे वो भी जाएं आपकी तरह, कि हाँ परफेक्ट सिलेक्शन की हो। देखिए, सबका अपना यूनिक मेथड होता है प्रिपरेशन करने का, बट दो तीन चीजें मैं ऐसे बुलेट पॉइंट्स की तरह आपको बोल सकता हूँ जो कि कॉमन रहनी चाहिए। पहले ये कि आप रिवाइज करें, आपने जितना भी पढ़ा है, नए सोर्सेज को ऐड करने की जगह आपने जो भी पढ़ा है, जहां से भी पढ़ा है, उसको रिवाइज करें, उसी सोर्स को और इनरिच करें, उसी में आप नई चीजें ऐड करें। दूसरा ये कि पढ़ाई में कंसिस्टेंसी रखें, क्योंकि कई बार लोग पैचेस में काम करते हैं। एक हफ्ते पढ़ लिया, फिर मन नहीं किया, थक गए, तो फिर एक हफ्ते पढ़ाई नहीं की, फिर ऐसे ही मतलब कुछ दिन पढ़ लिया, कुछ दिन छोड़ दिया। ये पैचेस में इसकी प्रिपरेशन नहीं होगी, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी पड़ेगी। और अल्टीमेटली वैसे ये एग्जाम जो है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तीनों जो लेवल्स हैं फेजेस एग्जाम के, तीनों का टेम्परामेंट काफी अलग है। बट एक कॉमन थ्रेड है तीनों तीनों के बीच में, वो आपको पकड़ना पड़ेगा। मतलब आप ऐसा ना सोचिए कि मैं प्रीलिम्स और मेंस का प्रिपरेशन अलग अलग साइलोज में कर लूंगा। आपको एक तरह से उनको कन्वर्ज करना पड़ेगा, इंटरट्वाइन करना पड़ेगा। तो आप जब भी कुछ पढ़ें तो सोचें कि इसमें प्रीलिम्स के लिए क्या निकल सकता है, मेंस के लिए सेम सेम कंटेंट सेम रहेगा, बट आप खुद से सोचना है कि इसमें प्रीलिम्स के लिए क्या निकाल सकता हूँ मैं, मेंस के लिए क्या निकाल सकता हूँ मैं। हम्म। मतलब ये बहुत काम की बात कही, इनफैक्ट रिवीजन वाली बात जनरली हम लोग सभी एडवाइस करते हैं, और ये आज प्रूफ दे दिया है आपने इस बात का कि आप रिवीजन। 6 बार, 7 बार, 8 बार, मेरे ऐसी ऐसी किताबें हैं जो मैंने 7-8 बार पढ़ी हैं, बताइए। जिनकी सॉर्ट ऑफ एक फोटोग्राफिक मेमोरी मेरे माइंड में आ गई है। मैं उनको ऐसे याद कर पाता हूँ कि इस पेज पे, इस पैराग्राफ पे ये लिखा हुआ था। तो आप जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना फायदा होगा। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ रिवीजन के बारे में। अगर आप कोई अच्छी किताब पढ़ रहे हैं, किसी अच्छे ऑथर ने लिखी है, बहुत सारी किताबें होती हैं जो कॉपी पेस्ट मटेरियल होती है, थोड़ा यहाँ से ले लिया, थोड़ा वहां से ले लिया, कंपाइल करके लिख दिया। बट किसी अच्छे स्कॉलर ने, किसी अच्छे एकेडमिक ने वो कोई बहुत अच्छी किताब लिखी है, तो आप उस किताब को जितनी बार पढ़ेंगे, आपको उतनी बार नई नई बातें पता चलेंगी। आपको ऐसा लगेगा कि पिछली बार तो मैंने पढ़ा तो था, बट ये मैंने नोटिस नहीं किया पिछली सही बार। बात है, सही बात। फिर ये होगा, तो इसलिए आप रिवाइज करते रहें बार बार। ये एनसीईआरटी में भी देखते हैं हम लोग काफी बार, मतलब जब हाँ। बेसिक लर्निंग लेते हैं तो
जनरली लर्नर्स भी आपको लगेगा पिछली बार सेम चीज पढ़ी थी, बट ये मैंने नोटिस नहीं किया पिछली बार। पिछली बार ये पेज तो पढ़ा था मैंने, बट ये बार बार पढ़ेंगे तो वो सॉर्ट ऑफ नई नई चीजें हर बार उससे निकल के आएंगी आपके सामने। बहुत बहुत सही बात है। एनसीईआरटी बहुत अच्छी किताब होती है, उनमें भी आपको ये मिलेगा। हाँ, मतलब लर्नर्स को ये समझना चाहिए कि एनसीईआरटी नहीं, वो भी एक बुक है, वो भी एक बुक का बुक फॉर्म है, है हाँ। इनका। मतलब अक्सर उसको एनसीईआरटी में लेके फिर परेशान रहते हैं, मतलब छोड़ देते हैं या कभी आप एनसीईआरटी का पहला पन्ना उठा के देखें, जो लोग उस किताब को लिखते हैं काफी दिग्गज और काफी वेल क्वालिफाइड, बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं उस किताब को लिखते हैं। वही वही। चलिए सर, ये बहुत अच्छी बात कही रिवीजन की। अब सेकंड एक छोटा सा क्वेश्चन है, इनफैक्ट जिसका रोल बहुत बड़ा है, न्यूज़पेपर की एक बात है। लर्नर्स के बेसिक क्वेश्चन जैसे लर्नर्स पूछते रहते हैं कि एक तो हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में परेशान रहते हैं, दोनों पढ़ें, एक पढ़ें, कौन सा पढ़ें, नोट्स बनाएं कि नहीं बनाएं। तो आपके एंड से क्या चीज इस एग्जाम के लिए आपके लिए प्रैक्टिकल काम कर गई, मतलब कि न्यूज़पेपर नोट मेकिंग में कितना बड़ा रोल था, ये सब चीजें मतलब। मैंने न्यूज़पेपर के नोट्स नहीं बनाए हैं कभी एज सच, और मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था। हिंदू भी बहुत अच्छा है, इंडियन एक्सप्रेस भी बहुत अच्छा है। इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस, आप क्या लेना चाहते हैं, इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू। दोनों पढ़ना थोड़ा ज्यादा रिग्रेस हो जाता है, उतना हो नहीं पाता है। उसके बाद मेरा करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने का मेथड ये था कि मैंने ऐसे 2-2.5 साल के जैसे करंट अफेयर्स प्रिपेयर किए। तो मैं जो भी आप इंस्टीट्यूट फॉलो करते हैं, उनका जो करंट अफेयर का मंथली कॉम्पाइलेशन है, जैसे आप अन अकेडमी फॉलो करते हैं तो अन अकेडमी के करंट अफेयर्स है, उनका मैं प्रिंट आउट निकलवाता था, 1 साइडेड प्रिंट आउट। मतलब एक साइड प्रिंट होती थी, एक साइड वो ब्लैंक होता था। और फिर मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था तो मैं वो प्रिंट आउट के पीछे स्क्रिबल करता रहता था। मेरे को कुछ मिल गया, जैसे न्यूज़पेपर में कुछ मिला तो मुझे याद आया कि ये तो मार्च के करंट अफेयर्स में दे रखा था, तो मैं जाऊंगा। और अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप एक 600 वर्ड्स के आर्टिकल को 50 वर्ड्स में कंडेंस कर सकते हैं। तो वो 50 वर्ड्स में मैं जस्ट पीछे लिख देता था उसका, और आप उसकी क्रॉस रेफरेंसिंग करते रहिए। अगर आपने मई में कुछ पढ़ा और आपको याद आया इससे रिलेटेड कुछ फरवरी में आया था, तो आप उस पर लिख दीजिए रेफर टू फरवरी पेज नंबर सो एंड सो, और फरवरी में भी जाके लिख दीजिए रेफर टू मे पेज नंबर सो एंड सो। वो लिखते रहिए पीछे और क्रॉस रेफरेंसिंग करते रहिए। दैट इज योर करंट अफेयर्स मटेरियल। नोट्स बनाना न्यूज़पेपर का थोड़ा ज्यादा है, वो हो जाता कितना, मतलब इट्स फीजिबल नहीं लगता है मुझे। आप कितना बना सकते हैं? सही बात है। या फिर बनाएं तो फिर या तो इतना शॉर्ट बनाएं कि मतलब आप टाइम अपना उतना ज्यादा रिवाइज कर सकें, उसको रिवाइज कर सकें। बिल्कुल इतना ऐसा बनाए कि जो अल्टीमेटली पर्पस ये है कि आप जो भी पढ़े उसको रिवाइज कर सके। अगर आप ऐसे नोट्स बना लेते हैं जो रिवाइज ही नहीं हो पाते तो कोई पर्पस सॉल्व नहीं करता है वो। मतलब लर्नर्स को मैं हमेशा भी कहता हूँ कि एनसीईआरटी 60 पेज की, तो आप 70 पेज के नोट्स तो ना बनाएं, फिर एनसीईआरटी ही पढ़ना सही। चलिए, सही बात है। और सर इसके बाद हम आते हैं मेंस की तैयारी पे। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, ऑप्शनल का सिलेक्शन। कोई जब बेसिक कोई लर्नर शुरू कर रहा है या उसने तैयारी करने का सोचा है, तो क्या वो बेसिक माइंड में क्या क्या बातें रखें ताकि ऑप्शनल, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे कुछ लर्नर जो हैं बाद में कंफ्यूजन होकर फिर ऑप्शनल उन्हें चेंज करना पड़े। तो एटलीस्ट आज इस सेशन को देखने के बाद, आपके इस सेशन को देखने के बाद एटलीस्ट वो एक लर्निंग ले लें कि नहीं, मुझे ऑप्शनल इस लेवल पे सिलेक्ट करना है। देखिए, कुछ तो काफी पॉपुलर ऑप्शनल्स है यूपीएससी को लेके। साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये ऐसे 6-7 सब्जेक्ट्स हैं जो कि काफी पॉपुलर है। इंटरेस्ट आपका एक बहुत मेजर फैक्टर है। मेरा ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। मैं पर्सनली बताता हूँ मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्यों लिया था, क्योंकि आई एम एन इंजीनियर। तो मैंने पर्सनली क्यों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक तो मुझे जीएस के साथ बहुत ओवरलैप दिख रहा था, क्योंकि पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन होता है, और वो पूरा का पूरा पॉलिटी एंड गवर्नेंस कवर कर देता है। तो आपका जीएस पेपर 2 ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। और उसके बाद एथिक्स का काफी मेजर पोर्शन कवर करता है वो। प्रोबिटी एंड गवर्नेंस, इंटीग्रिटी, लोकपाल, आरटीआई, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं एथिक्स के अंदर जो वो काफी कवर कर देता है। इकोनॉमिक्स का काफी जीएस पेपर 3 का पोर्शन कवर करता है। जब आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, उसमें मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ते हैं, फिस्कल पॉलिसी पढ़ते हैं, तो काफी डिटेल में आप उसको प्रिपेयर करते हैं। तो जीएस 3 का भी काफी पोर्शन कवर हो जाता है। बाकी ऐसे वैसे में उसकी जो यूटिलिटी है वो है ही। तो मेरे लिए एक ये इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जीएस के साथ ओवरलैप काफी अच्छा था।
अच्छा। दूसरा मेरा सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट जग गया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। एक अच्छा मेंटर, एक गाइड आपको मिलेगा तो आपका किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जगा सकता है, वो बिल्कुल। गिवन है। टीचर के ऊपर डिपेंड करता है वो। ये दो मेजर फैक्टर्स थे मेरे लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेने का। आई वुड से कि एक एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मिला वो ये था कि बहुत लोगों को ये थोड़ा अजीब लग सकता है, मैंने कभी लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी, क्योंकि जितना भी पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पार्ट था वो मेरे ऑप्शनल में कवर हो गया था, और सही बात मैंने है। बहुत सारी किताबें पढ़ ली थी पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए, तो मुझे ऐसा लगा कि लक्ष्मीकांत बहुत अच्छी बुक है, बहुत बढ़िया किताब है, हम्म, बट फिर मुझे जरूरत नहीं फील हुई इस किताब को दोबारा से पढ़ने की। तो आई वुड से कि आप ये देख लीजिए, जीएस के साथ ओवरलैप देख लीजिए सिलेबस कितना बड़ा है, और सबसे इंपॉर्टेंट अपना इंटरेस्ट और अपने मेंटर को देख लीजिए। आपका हम्म, मेंटर अगर अच्छा है, वो इंटरेस्ट जगाता है, तो आप बिल्कुल वो सब्जेक्ट चूज करें। अल्टीमेटली ये सारी जो सॉर्ट ऑफ कंजेक्चर्स होते हैं कि ये ऑप्शनल स्कोरिंग है, ये कम हाँ स्कोरिंग हाँ, है, इससे ये ज्यादा सिलेक्शन, ये सब बेबुनियाद है, इनका कोई बेस नहीं है। वही आप हर ऑप्शन से सिलेक्शन होते हैं, हर साल सिलेक्शन होते हैं, और हर ऑप्शनल में लोग 300 प्लस स्कोर करते हैं। सही बात। तो ये फैक्टर्स आपको लेने चाहिए, उस फैक्टर को बिल्कुल मत कंसिडर कीजिएगा ये ऑप्शनल में सिलेक्शन कम है, इसमें ज्यादा है। हाँ मतलब इस बार इसका ट्रेंड था तो मैं भी इस साल ये पढ़ लेता हूँ मैं, फिर नेक्स्ट ईयर हाँ, नहीं बदल। ऐसा कोई ट्रेंड, सही बात है। यूपीएससी फैशन नहीं है कि ट्रेंड्स हाँ, चलते हैं इसमें। और इसमें मतलब बात करें हम लोग टेस्ट सीरीज की या एमसीक्यूज प्रैक्टिस की, वो कितना रोल प्ले करती है एट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू? मेंस में आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में आई थिंक आपके लास्ट 2-2.5 महीने आपको टेस्ट सीरीज पे काफी डेडिकेट करना चाहिए था, करना चाहिए बिल्कुल। मेरा एक गोल हुआ करता था कि आई वुड सॉल्व 10,000 क्वेश्चंस बिफोर प्रीलिम्स, वेरी सो नाइस। 10,000 क्वेश्चन इज 100 क्वेश्चन पेपर्स। हाँ। कभी पूरा नहीं हुआ वो, हम्म। बट एटलीस्ट मैंने 6,000-7,000 सॉल्व किए, हाँ मतलब 60 उतना 70 आप क्वेश्चन सेट पेपर्स। किए हैं तब वहां तक कम से कम पहुंच ही पा रहे हैं हम लोग। हाँ, उतना टाइम नहीं मिल पाया मेरे को कभी कि मैं 10,000 सॉल्व कर सकूं, बट हाँ ठीक है, 6,000-7,000 तो सॉल्व करके जाता था मैं प्रीलिम्स के पहले। तो आप लोगों का एक ही अप्रोच होता है टेस्ट सीरीज के लिए कि वो एक टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं, अपने नंबर देखते हैं, पता करते हैं कि अच्छा स्कोर आया, क्या रैंक है, एंड देन दे मूव ऑन। आप रुकिए, आप उसको एनालाइज कीजिए, उसमें कुछ ऐसा मिला जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, आपको ऑलरेडी नहीं पता है, तो उसको अपने नोट्स में लिखिए। उसके ऊपर प्रॉपर उस टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने के बाद प्रॉपर 2-3 घंटे स्पेंड कीजिए उस क्वेश्चन पेपर के साथ। और ऐसे जब आप 60-70 पेपर्स के साथ स्पेंड करेंगे टाइम, 70-75 पेपर के साथ, तो अल्टीमेटली आपकी नॉलेज में काफी वैल्यू एडिशन होगी। हम्म, और टेस्ट सीरीज आप बिल्कुल सॉल्व कीजिए, आप जिस भी इंस्टीट्यूट का सॉल्व करते हैं। मैंने 2 इंस्टीट्यूट्स के सॉल्व किए थे प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स में टेस्ट सीरीज आर इंपॉर्टेंट। किसी अच्छे इंस्टीट्यूट का, आपकी अन अकेडमी के काफी अच्छे टेस्ट सीरीज आते हैं, आप उनको सॉल्व कीजिए, किसी भी इंस्टीट्यूट का सॉल्व कर सकते हैं, नो हाँ प्रॉब्लम। मतलब प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, नहीं तो वो सब्जेक्ट बहुत अधूरा ही है जरूरी है। एक तरह से। बिल्कुल। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करने का जो एक फायदा होता है, आपको पता चल जाता है। एक लोगों को मन में डाउट होता है प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, 90 प्लस अटेम्प्ट कर दे, 80 प्लस अटेम्प्ट कर दे, हाँ 70 हाँ। प्लस अटेम्प्ट कर दे। जब आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अपनी एक्यूरेसी रेट पता चल जाएगी कि ऑन एन एवरेज अगर मैं 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ तो 55-60 मेरे सही होते हैं, 20 गलत हो जाते हैं। तो आपको वो रेंज पता चल जाएगा, आपको कितना रिस्क लेना है एग्जाम में, कितना फ्रंट फुट पे खेलना है, कितना बैक फुट पे खेलना है, आपको वो एक रेंज पता चल खुद जाएगा। का पता लग तो जाएगा, आप सही बात। एग्जाम में हाँ, एग्जाम में ये नहीं होगा कि सामने वाले ने तो 95 अटेम्प्ट कर दिए, मैं तो सब, आप 75 अटेम्प्ट करके भी कॉन्फिडेंट रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 75 में 65 मैंने सही किए, सही बात। और वो 95 में वो सिर्फ 50 सही करके आया नहीं ये है। बहुत बहुत तो अच्छी बात आपको बताई है मतलब आपने, क्योंकि हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं हम कितने अटेम्प्ट करें। फिर मान लो किसी मेंटर ने बता दिया कि आपको 75 अटेम्प्ट करने हैं, बट हमने कभी हमारी एक्यूरेसी चेक ही नहीं की है, तो पता लगे 75 में से फिर 45 गलत करके आ गए हम, तो एक वो भी नुकसान है। ये तो बिल्कुल ये सही बात। प्रीलिम्स आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको अपना वो हाँ रेंज, सही बात। कंफर्टेबल रेंज पता लग जाएगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, ये बहुत अच्छी बात है। एक लास्ट इंटरव्यू की बात यदि हम लोग करें, तो जैसे कि बात हमारी हो गई है पहले भी कि इंटरव्यू आपने दो दिए हैं, मतलब एक लास्ट ईयर जो था और एक इस बार, क्या एक्सपीरियंस लिया सर आपने, मैं या क्या आप लोगों को लर्निंग आप लर्नर्स को देना चाहेंगे कि, और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो प्रीलिम्स से जब हम लर्नर्स जब तैयारी करते हैं इस एग्जाम में शुरू करते हैं इस तैयारी को, तो क्या क्या चीजें काम आ सकती हैं लास्ट तक, मतलब क्या ध्यान रखें? इंटरव्यू, जैसा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, इज नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। हम्म, ये पार्टली ट्रू है। हम्म, नॉलेज आपको इंटरव्यू में भी चाहिए, बिना नॉलेज के कुछ बोलिएगा तो उसके पीछे एक बेस होना चाहिए। हम्म, सेकेंडली, इट्स अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। इंटरव्यू
के बारे में मैं एक चीज बोलूंगा कि प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है इंटरव्यू में, क्योंकि आपके ऊपर क्वेश्चंस अनएक्सपेक्टेड एरिया से डाले जाते हैं। फॉर इंस्टेंस मुझे याद है जब मैं लास्ट ईयर इंटरव्यू दे रहा था, जब मैं आईपीएस के लिए सिलेक्ट हुआ था, तो मुझसे ऑल ऑफ अ सडन एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सपोज दीपांकर यू हैव टू मेक वन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हाट वुड इट बी? और आप इसमें कुछ ऐसा अमेंड करने को तो इतने सारे 395 प्लस आर्टिकल से आप अमेंड करते रहिए उनको, बट द थिंग इज कि आप कोई ऐसा आर्टिकल नहीं बोलना चाहते जो कि कंट्रोवर्शियल हो। आप आर्टिकल 15 उस समय ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आई थी, अगर आप उसके ऊपर ओपिनियन देंगे तो फिर आप घिर सकते हैं, क्योंकि वो एक थोड़ा सा लोगों के पोलर व्यूज हो जाते हैं उस पे, इस साइड उस साइड दोनों साइड पोलर व्यूज हो जाते हैं रिजर्वेशन वगैरह को लेके। तो उस समय आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड की काफी जरूरत है, स्मार्टनेस की काफी जरूरत है, बाकी बॉडी लैंग्वेज, कैसे बोलना है, कैसे बात करना है, कैसे नजरें मिलानी है। अगर कुछ नहीं आता है इंटरव्यू में, अगर 2-4 सवाल नहीं आते तो उससे कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मुझसे मेरे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से काफी चीजें पूछी गई थी इंटरव्यू में। 2018 में सुजाता मेहता मैम का बोर्ड था मेरा, और इस बार भीमसेन बस्सी सर का बोर्ड था। तो उन्होंने, मैं ऑलरेडी आईपीएस था, तो उन्होंने आईपीएस से रिलेटेड भी काफी बातें पूछी थी मेरे से। हाँ, जिसमें एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन पूछते हैं ना कि आप ये सर्विस आपने क्यों सिलेक्ट की है, मतलब तब लर्नर भी सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क में रहता है कि अब आंसर क्या दें, मतलब। आई रिमेम्बर ये क्वेश्चन मुझसे इस साल नहीं पूछा था, लास्ट ईयर पूछा था ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन का आंसर देना सबसे मुश्किल काम होता है। व्हाई आईएएस, व्हाई आईपीएस, व्हाई इंडियन फॉरेन सर्विस? एक क्लीशेड आंसर होता है, मैं देश सेवा करना चाहता हूँ, फलाना ढिमकाना। आप ये बोलिए, क्योंकि ऑफ कोर्स अल्टीमेटली सब यहाँ पे सबसे बड़ा मोटिव लोगों का यही होता है कि हम कुछ करें कंट्री के लिए, बट आपको अपने आंसर को थोड़ा बेटर बनाना है। तो मैंने 2-3 पॉइंट्स जॉट डाउन किए थे। मैंने फॉर इंस्टेंस ये बोला था कि आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद द बेस्ट ऑफ माइंड्स इन इंडिया। सेकंड था मेरा कि I think I am the potential I have, I can fully utilize my potential in these services. That's what my inner feeling is. इस पे क्रॉस क्वेश्चन हुआ था मेरे ऊपर when I said कि I will get an opportunity to work with the best of minds in India. क्रॉस क्वेश्चन ये था कि do you really think IAS officers or IPS officers are the best of minds? Most people would say they are mediocre people. They are people who have studied too hard but don't apply their minds and they join the services. ये क्रॉस क्वेश्चन हुआ था मेरे ऊपर, and I remember मैंने इसका आंसर दिया था कि sir, I would beg to differ. I don't think they are mediocre minds. Some of the best minds of India, whether it be D. Subba Rao or Y.V. Reddy, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आप टीएम सेशन का एग्जाम्पल दे सकते हैं। These are some of the sharpest minds of India have come from these services. So I wouldn't consider them as mediocre or average minds. सही बात। तो सर बहुत मतलब सही बात कही है। इनफैक्ट आज यदि हम थोड़ा सेशन को कंपाइल करें तो रिवीजन से कहानी शुरू हुई हम लोगों की, और रिवीजन के साथ बिल्कुल किस तरह से ऑप्शनल का सिलेक्शन, ताकि कहाँ पर बेनिफिट हो सके, कितना हो सके। न्यूज़पेपर रीडिंग को लिया हमने, नोट्स पे थोड़ा सा मतलब एक तरह से जिसको कहते हैं स्मार्टली काम करना है हमें, ज्यादा बल्कि नहीं। बिल्कुल। और इंटरव्यू का भी बहुत अच्छा आपने एक एक्सपीरियंस दिया, और जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो कि कभी कभी लर्नर्स हमेशा पूछते रहते हैं कि इसका क्या करें हम लोग। तो सर थैंक यू सो मच, आपने जो है इतने वैल्यूबल सजेशंस दिए हैं और अपना इतना वैल्यूबल टाइम दिया लर्नर्स को। उम्मीद है कि लर्नर जो है बिल्कुल आपसे कुछ ना कुछ जरूर लर्निंग लेंगे और बेस्ट जो है ब्रेन्स की तरह इंडिया में काम करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय।